जय सिया राम, राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने स्मिथ पीर शो में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान फंस गया है। दो चीजें, एक एनआईए का एफआईआर हुआ है, उसमें कुछ पाकिस्तान का पेच फंसा है। यूएन में भी पाकिस्तान की आज खूब धुलाई हुई है। उसके अलावा जो शाहजहां, ये जो साजिद है, क्या ये पाकिस्तानी है, क्या ये हिंदुस्तानी है, इसका इंडिया से लिंक बताया जा रहा है, कितना सच्चा है, क्या सच क्या झूठ। उसके अलावा ब्लैक सी में लफड़ा बढ़ता जा रहा है, कुछ टर्की F-16 वगैरह की बातें कर रहा है और रशिया को डराने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि भाई यूक्रेन पीस डील बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल नजदीक है। भाई ट्रंप है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों पे हम बात करने वाले। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप अभी लाइक का बटन दबाइए। अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक बताइए इसका। हम आप बेल आइकन दबाइए ताकि आपको कमेंट्स मिले। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। धन्यवाद। तो उसके बाद मैं आपको बोलूंगा सुमित पीर, भारत विचार में सुमित पीर, भारत विचार प्लस में सुमित पीर अनफिल्टर्ड, तीनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बैकअप के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब चैनल सब्सक्राइब होने चाहिए, देखें चाहे आप एक चैनल से, जहां से आपका मन। इसके बाद धन्यवाद। इसके बाद देश और धर्म का विचार है भारत विचार। हम चाहते हैं कि आप तन मन धन से जुटे, इसको कंट्रीब्यूट करने में, इसको मजबूत बनाने में मदद करें। आप चाहे तो आपके कंट्रीब्यूशंस पेटीएम का नंबर, क्यूआर कोड और पेपाल आपके सामने है, किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। आपको बहुत साधुवाद। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो परिस्थिति और फंसती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान पे जो आपने देखा एनआईए का चार्जशीट हुआ, उसमें करीब करीब 1000 लोगों से इन्वेस्टिगेशन हुई और 1000 लोगों से इन्वेस्टिगेशन के बाद 6 या 7 कश्मीरी लड़के, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और जो साजिद जट है, इसको कोर कॉन्स्पिरेटर बताया गया है। 3 और थे जिनको ऑपरेशन महादेव में हूरों के पास पहुंचा दिया गया है। वो तो वहीं खैर अभी हूर के गोद में अंगूर खा रहे होंगे। उनका तो खैर अब एफआईआर करके क्या करेंगे, उनका तो फुल एंड फाइनल कर दिया। ये जो एफआईआर हुआ है, इसमें वो 6-7 कश्मीरी लड़के भी हैं जो उनके साथ थे, जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते थे। मैं हमेशा आपको कहता था कि बिना लॉजिस्टिक सपोर्ट के, बिना लोकल सपोर्ट के कुछ संभव नहीं है। अगर इतना बड़ा कांड हुआ तो लोकल्स का साथ होना बहुत जरूरी है, उसके बिना हो नहीं सकता। और उनमें से ही एक लड़के ने उनका पता दिया था, दाशी गांव के जिस फॉरेस्ट में ये छुपे थे, जहां ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत हमने इनका काम तमाम कर दिया, इनको जहन्नुम भेज दिया। तो वो भी कश्मीरी था जिसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया, तो उसने बोलना शुरू किया। तो ये है हमारा एफआईआर। अब एफआईआर में साजिद जट, ये कौन है? साजिद जट माना जाता 2006-2008 में ये कुलगाम के क्षेत्र में सक्रिय था और ये इंडिया में आतंकवाद की वारदातें कर चुका है। ये फिर पाकिस्तान भाग गया। काफी लोग का मानना है कि ये भारतीय है, कश्मीरी है, फिर पाकिस्तान भाग गया। काफी लोग का मानना है ये पाकिस्तानी। इसके कई सारे एलियास है, नोमान, गाजी, गाना, लंगड़ा, जितने आप एलियास सोच सकते हैं सब इसके हैं। तो ये बेसिकली अभी आईएसआई के लिए काम करता है, लश्कर तैयबा का कोर कमांडर है और टीआरएफ का टॉप बॉस है। टीआरएफ को ये हेड करता है और ये रावलपिंडी में कहीं रहता है और आईएसआई के काफी संपर्क में रहता है और उनके संपर्क में काम करता है। अब इस पे वैसे 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। कोई इन्फॉर्मेशन दो, 10 लाख कमाओ। मैं तो कहता हूँ कमाओ लो भाई, 10 लाख इन्फॉर्मेशन बता दो कहाँ मिलेगा, तुरंत इसको हूरों के पास भेज देंगे। फटाफट एक्सप्रेस सर्विस है हमारे यहाँ। वैसे भी हमारे 3 मॉडल तो बड़े फेमस है, आप जानते हैं, YR और S। YRS नहीं समझे, YRP या S भी कह सकते हैं। वाई मैन की योगी मॉडल, तुरंत समाधान। SYR यानी कि R मतलब राष्ट्रीय राइफल्स, तुरंत समाधान। और S या P यानी कि पैरासफ, वो भी फटाफट निपटा देते हैं, काम खत्म कर देते हैं। तो अगर किसी को पता है कहाँ पे है, भाई बता दो, 10 लाख कमा लो। इसको तो आज भी मरना है, कल भी मरना, मरेगा तो 100%। अगर यहाँ है तो वहां भी होगा तो अननोन गनमैन के हाथ हो कुछ न कुछ, कभी उनका रास्ता काटेगा, टकराएगा और हमारी खबर आएगी कि जिसने पाकिस्तान से ये पहलगाम का सारा नक्शा बनाया था वो गया। ये है कहानी साजिद जट की। अब इसको मेन एक्यूज नहीं बनाया गया, इसको हैंडलर बनाया गया। हैंडलर के पीछे का लॉजिक है, देखिए, हैंडलर अगर पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में बेस्ड है, तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के आईएसआई का पूरा समर्थन है। अगर आप इसको मेन वो करता धरता बताएंगे, करता धरता वो थे हमजा, एक हमजा था, एक यूसुफ था, एक जिब्रान था, ये सारे तो खैर पहुंच गए ऊपर
और उनमें से एक याद कीजिए, एसएसजी का बोरो करा हुआ कमांडो था जिन्होंने एसएसजी से बोरो किया था, उसको भी ऊपर पहुंचा दिया। अब ये जितने भी मरे हैं इनमें एक कॉमनैलिटी है, ये सारे फॉरेनर्स थे, पाकिस्तानी थे मोस्ट प्रॉब्ली, और हो सकता कोई आगे का भी हो। अब ये साजिद जट अभी भी गोली का इंतजार कर रहा है और मरेगा तो ये भी जरूर, पर इसको भी जरूर मारेंगे, पर थोड़ा देर लगेगी, मतलब हमारे क्षेत्र में आ जाए। नहीं तो हमारा क्षेत्र तो आजकल महाकाल की कृपा से कहीं पे भी है, कहीं पे भी ठोक देते हैं आजकल लोगों को। तो अब भाई हो, अब इसका नाम तो आ गया फायर में। अब बहुत जल्दी अगर आपको ये कुत्ते की मौत कहीं मरा हुआ पड़ा रहे, जैसे कुत्ते की मौत मर गया हो या मर जाए, तो आप हैरान मत होइएगा कि किसने किया क्या किया। वैसे हम कुछ नहीं करते, सब प्रभु की इच्छा से हो जाता है। तो ये रही साजिद जट की कहानी। पाकिस्तान को इसमें संलग्न किया गया। टीआरएफ जो उन्होंने द रेजिस्टेंट फ्रंट वगैरह बनाया था, इसलिए बनाया था कि ये बताए भाई ये कश्मीरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लफड़ा वफड़ा नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। बट टीआरएफ को भी घोषित किया गया, लश्कर तैयबा को भी, इसको भी, पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं नाम है। तो ये कहानी हमारी सारी चलती रहेगी और ये कहानी चलती रहेगी। और इसमें जो लोकल सपोर्ट था उनका भी हिसाब किताब होगा, और जो इसमें संलग्न था पूरी उम्र जेल में सड़ेगा या फांसी के तख्ते पर झूलेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। और अब और कुछ लोग हैं पुराने कश्मीरी जिनका भी हिसाब किताब होना, ये यासीन मलिक हो गया, ये बिट्टे कराटे हो गया, एक शायद वो भी पकड़ में आया जिसे रुबिया सईद का किडनैप किया, ये सबका हिसाब किताब, सबका स्क्रू टाइट होगा और सबको ही प्राण पखेरु उड़ान सेवा में उनकी टिकट बुक करा के डीटीएच में बिठा देंगे। तो ये है एनआईए वाला अपडेट। और दूसरा यूएन में पाकिस्तान को जबरदस्त मार लगी। आज भारत ने यूएन में अपना स्टैंड थोड़ा चेंज किया, क्योंकि आज का जो स्टैंड है भारत का बहुत एग्रेसिव रहा है। आज भारत डिफेंसिव नहीं रहा। दो चार चीजें हुई। पहले तो बोला भारत ने भाई ये जो यूएन है आउटडेटेड हो गया है, ये जो यूएन में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं, और भारत की जनता और भारत यूनाइटेड नेशन से तंग आ गया है। अगर इसको रिफाइन कर सकते हो करो, वरना जयराम जी की इन अ वे। और बोला जो दुनिया में कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, यूनाइटेड नेशंस उसको रिजॉल्व करने में कुछ काम नहीं कर रही, और अगर जो भी दुनिया में लफड़े हो रहे हैं ये सब हो रहे P5 या P5 के लोगों के कारण। ये P5 क्या है? कह रहे ये P5 वो लोग हैं जो पिछले 8 दशक से सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हैं, नए लोगों को आने नहीं दे रहे, और जो दुनिया का धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो रहा है ये इस P5 की अध्यक्षता में ही हो रहा है, इनके नेतृत्व में ही हो रहा है। और P5 में एक कंट्री है जो भारत को P5 का मेंबर बनने से हमेशा रोकती, वो है आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो कहीं ना कहीं चाइना पे निशाना सीधा सीधा लगाया गया। बोला जी आप जी कॉन्फ्लिक्ट रोक नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो फिर लगा निशाना पाकिस्तान पे मल्टीपल चीजों पर निशाने लगे। आज सबसे पहले पाकिस्तान को ये बोला गया, बोला भाई ऐसा है इंडस, तुम एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेरर हो, तुम्हें कश्मीर से ऑब्सेशन है, जहां भी तुम्हें मौका मिलता है तो वहीं अपनी दुकान खोल देते हो, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, जैसे कश्मीर तुम्हारे बाप का हो। यू आर ऑब्सेस्ड विद कश्मीर। अपनी पता नहीं, अपनी हमने घर में खाने को चावल नहीं है, पानी 12 दिन का बचा, कश्मीर कश्मीर की रट लगाए बैठ रहे हो। ना भैया ये कश्मीर छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो कश्मीर। और फिर क्या बोला गया? बोला इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमने बंद की है, और ये बंद ही रहेगी, क्योंकि 65 साल तक हमने तुम्हें मौका दिया, तुम सुधरोगे, तुम बदलोगे, पर कुत्ते की दुम कभी सुधरती थोड़ी ना, कभी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। पाइप में डालो 100 साल तक तब भी टेढ़ी की टेढ़ी मिलेगी, तुम वही कुत्ते की दुम हो, तुम कभी नहीं सुधरने वाले, इसलिए मरो। पानी नहीं मिलता, यानी कि भारत ने आज यूनाइटेड नेशंस में भी कह दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड होगी, भारत पाकिस्तानियों को पानी नहीं दे रहा। ये बिल्कुल अब ग्लोबल फोरम पे भी हमने कह दिया, जिसको सुनना सुन ले, जिसको जानना जान ले, जिसको मानना मान ले, ये भी क्लियर हो गया सब। अब तीसरा हमारा मरहला आता जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ये है, हमने बोला भाई ये कश्मीर का ऑब्सेशन छोड़ दो, तुमने हमेशा आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया, और इंडस वाटर ट्रीटी के साथ हमने भी कहा पीछे जो यहाँ हजारों लोग मरे हैं वो तुम्हारे कारण मरे हैं, पाकिस्तान हैज बीन स्क्वायरली रिस्पांसिबल फॉर दोस डेथ्स एंड इंडिया विल एवेंज दैट। इंडिया को राइट है रिटेलिएट करने का, इंडिया को राइट है तुम्हें ठोकने का, और इंडिया वो करेगा। ये हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया। उसके बाद बोला कि तुम्हें रोज भारत भारत कश्मीर तस्मीर तस्मीर बोलते हो, जरा अपने पिछवाड़े पे जरा देखो, नीचे आग लगी है तुम्हारे, जरा देखो क्या है। बोला पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां इलेक्टेड, ये पाकिस्तान पे हमला किया, पहले हम करते नहीं थे,
यूजुअली पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स पे नहीं बोलते, खुल के बोलते हैं पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जहां इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को तुमने जेल में डाल दिया, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को तुमने जेल में डाल दिया, वो बेचारा जेल में सड़ रहा है, और वहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल कू हुआ है, यानी कि अमेंडमेंट नंबर 27 एक कॉन्स्टिट्यूशनल कू था, तुमने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दिया, मोड़ दिया, और एक मुल्ला मुनीर को, मतलब एक सीडीएफ को तुमने अनलिमिटेड पावर दे दी, और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को तुमने जेल में डाल दिया। याद कीजिए जायसवाल साहब की वो बात जब उन्होंने कहा था हमारी पाकिस्तान के हर मुंह पे हमारी नजर है, वी आर वॉचिंग पाकिस्तान वेरी केयरफुली। तो आज जवाब मिल गया कि यानी कि भारत मानता है इमरान खान ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, भारत ये मानता है कि इमरान खान ने ही चुनाव जीता था, और भारत ये मानता है कि आर्मी की मदद से इमरान खान को जेल में ठूसा गया और उसकी सेहत और उसकी सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान है। सवाल यह है इमरान खान जो जेल में बैठा है उसने कैसे पावर दी इस कॉन्स्टिट्यूशनल त्रासदी की होने की, और उसने आपने क्या कर दिया, आपने सबसे बड़ी और पावरफुल पार्टी जो इमरान खान की पार्टी है उसको आपने पाकिस्तान में बैन कर दिया। ये है डेमोक्रेसी और ये है पाकिस्तान के पाक इरादे, नापाक इरादे। ये है पाकिस्तान की औकात और ये है पाकिस्तान के पाक इरादे। उनको जरा ये औकात समझा दी गई है। आज पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तानियों तुम समझो तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि नियाजी ने इलेक्शन जीता, वो जेल में, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा जेल में, इलेक्शन मैनिपुलेट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल कू हुआ, तुमने अपने सीडीएफ को पूरे पावर दिया, इनके बाकी पूरी डेमोक्रेसी का हनन किया गया, और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसको आपने डिसबैंड कर दिया। ये तो प्लाइट है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की, और तुम पेल्बिसाइड की बात करो कश्मीर में राजशुमारी कराओ, यानी राजशुमारी यानी कि इलेक्शन, यानी कि व्हाट यू कॉल एक पेल्बिसाइड, जिससे पता लगे वो यहां रहना चाहते वहां रहना चाहते। भाई जिसको पाकिस्तान जाना है किसने रोका है? मोदी ने पासपोर्ट बंद कर रखा किसी का, जाओ आगा बॉर्डर पिछवाड़े पे लात मार के पाकिस्तान निकाल जाओ, हम मारेंगे लात तुम्हें, जाओ पाकिस्तान, किसने रोका? जिसको पाकिस्तान जाना आज भी खुला पाकिस्तान जाओ, जाना अफगानिस्तान जाओ भाई, इस्लामिक शरिया वहां पे, वहां रहो, किसने बोला यहां रहने को? तो ये हमारा क्लियर मैंडेट है। पाकिस्तान पे हमने अटैक किया, तीन अटैक, इमरान खान को लेके, इलेक्शन को लेके, सीडीएफ को लेके जो कॉन्स्टिट्यूशनल कू था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करके, और साथ ही साथ चाइना को भी बता दिया भैया तुम्हारे कारण ये जो तुम्हारे P5 पे कब्जा कर रखा, बाकी लोग चाहते हैं कि भारत को मेंबरशिप दो, बिकॉज चाइना ब्लॉक करता, और उसी ब्लॉकेज के कारण अगर दुनिया में अभी त्रासदी मची हुई है, दुनिया की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई, उसका रिस्पॉन्सिबल केवल और केवल पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये भी हमने कह दिया। अब यहां भी इनकी लग रही होगी भाई ये भारत ने आज क्या कह दिया, तो भारत ना आज जरा फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा था और दबा के बैटिंग कर रहा था, बड़ा मजा आया देख के। दिस इज हाउ भारत शुड बी एग्जैक्टली डूइंग एंड दिस इज हाउ भारत शुड बी एग्जैक्टली बिहेविंग। ये भी आपको बता रहे, अच्छी बात रही। हम आपको नेक्स्ट बात बता रहे सर। नेक्स्ट बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आखिर ये जहादी साजिद अकरम भारत का या पाकिस्तान का, ये बड़ा विवाद बना पड़ा भाई, ये जहादी कहां का है, भारत का है, पाकिस्तान का, कहां का है? मैं आपको बता दूं क्या कहानी है। देखिए ये जहादी, और इसका एक फिलीपींस का लिंक भी सामने आया, फिलीपींस में क्या कर रहा था, किससे मिल रहा था। देखिए ये कहानी थोड़ी लंबी है। ये 50 साल का साजिद मारा गया, 24 साल का क्या बेटा है इसका नाम है, क्या नाम है, अकरम, जो 24 साल का इसका बेटा है वो जिंदा है, ठीक है, साजिद मारा गया। अब साजिद पुलिस की गोली से मरा, इसका बेटा जिंदा है, करेक्ट, हॉस्पिटल में कभी भी जा सकता है। परिस्थिति है 14 से 15 लोग डेथ हो कर चुके हैं, दे आर डाइड, और करीब 26 लोग क्रिटिकल है, जिसमें से 10 लोग आर वेरी क्रिटिकल, दे माइट नॉट बी एबल टू मेक इट, अनफॉर्चुनेटली वो शायद नहीं हो पाएंगे, आई होप एंड प्रे आई एम रॉन्ग। तो ये नंबर करीब 25 के आसपास छुएगा। और जो कहानियां आ रही है कि जी एक मुसलमान आया, उसने बंदूक छीनी, ये है वो है, ये सुनने में है वो लेबनान या सीरिया का क्रिश्चियन बंदा, वो कोई मुसलमान नहीं था जिसने उससे जिहादी से बंदूक छीनी। ये भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन आ गई, इज अ लेबनीज और सीरियन क्रिश्चियन, तो उसको कोई मुसलमान नहीं है जो एक दूसरे बरादर मुसलमान से बंदूक छीन रहा था। ये भी क्लैरिफिकेशन आ गया। सेकंड आगे चलते हैं। तो ये आपको तो इतना तो आपको खैर पता लग गया कहानी क्या है। अब ये जो बाप था साजिद, ये तो मारा गया। अकरम ब्रिकलेयर था, ये खाली था, वैसे तो ये बेचारा मछली पकड़ने गया था, बस शौक चढ़ा के 100-200 यहूदियों को मारो, तो इन्होंने यहूदियों को मारा। अब इनकी माता जी कह रही थी जी हमें तो पता ही नहीं कहाँ है, ये तो बेचारा स्कूबा डाइविंग करने गया था, फिशिंग का, तो बड़ा अच्छा लड़का, बहुत तो न शराब पीता न सिगरेट पीता, बस आदमी का खून पीता।
यही करता है, बाकी सिगरेट शराब नहीं पीता, अच्छी बात है। अब उसकी माँ उस दिन कह रही थी हमें पता ही नहीं कि क्या, हर कोई जहादी की घर वाले कहते हैं हमें तो पता ही नहीं क्या है। अब आज जो खुलासे आए हैं कि भाई ये बाप बेटा फिलीपींस गए थे नवंबर में, 1 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक ये फिलीपींस में थे। अब बोला कि यार फिलीपींस में क्या, और दिसंबर में उन्होंने कांड कर दिया। तो ये कुछ दिन पहले ही फिलीपींस में आए थे। तब मैं इनकी माताजी से पूछूंगा, फिलीपींस भी मछली पकड़ने गए थे क्या, बड़ी शार्क पकड़ने गए थे क्या, 28 दिन लग गए, या फिर उसको तैर तैर के ऑस्ट्रेलिया ला रहे थे तैर के? मतलब ये अलतकिया की पराकाष्ठा है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की पराकाष्ठा है। ये एक वास्तविकता। आप देखिए क्या हो रहा है। कह रहा भाई ये हमारा फिलीपींस गए थे। अब जब ये वहां गए थे आपके ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस गए थे, अब आप समझ रहोगे फिलीपींस क्यों गया ये। भाई फिलीपींस एक आइलैंड आप जानते हैं, ऐसे ऐसे फिलीपींस के नीचे साउदर्न साइड ऑफ द फिलीपींस में एक जहादी संगठन है जो बड़ा सक्रिय, अबू शहाब एक बड़ा जिहादी संगठन है। ये बहुत एक्टिव था, जबकि फिलीपींस में मुसलमान आबादी बहुत कम है, और ये रेडिकल इस्लामी संगठन, ये इसका कंसंट्रेशन साउथ ऑफ फिलीपींस में, और इन्होंने काफी अटैक किया अमेरिकन फोर्सेस पर, अमेरिकन बेसिस पे फिलीपींस में। दे हैव ऑलरेडी डन अ सब्सटैंशियल डैमेज टू अमेरिका एंड अमेरिकन इंटरेस्ट्स इन फिलीपींस, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इन्होंने ये भी अटैक किए। तो ये सब कहानी चल रही थी। जब ये सब कहानी चल रही थी तो यहां से समाचार आता कि भाई अब ये मनीला उतरे, दे वेंट टू द साउदर्न पार्ट ऑफ द फिलीपींस, जहां अबू सयाफ का अच्छा खासा हिसाब किताब है। अमेरिका ने पीछे एक टास्क फोर्स बनाया, 1500 अपने स्पेशल फोर्सेस के लोग दिए, और फिलीपींस ने अपनी सेना के लोग दिए, और इस अबू सयाफ की अच्छी तरह से सफाई की गई। काफी इसको खत्म कर दिया गया, डिसमेंटल कर दिया गया। पर अब भी माना जाता है कि कोई छोटे मोटे पॉकेट्स पे ही अबू सयाफ अब भी प्रेजेंट है। और अबू सयाफ ने अपनी एफिलिएशन डिक्लेयर की थी आईसिस को, कि अब आईसिस का पार्ट है। और इसकी गाड़ी में मिला आईसिस का फ्लैग हैंडमेड, इसकी गाड़ी में मिला आईसिस के प्रोपेगेंडा मटेरियल, और इसकी गाड़ी में मिला एक आईडी जो इसको फोड़ने के प्रयास में था कि जब लोगों को जमा होंगे तब आईडी फोड़ूंगा और काफी सारे लोगों को मारूंगा, ये इसका प्लान था। तो यहाँ आईसिस का फ्लैग, आईडी, सब कुछ मिलता है, सब कुछ इसका माल मसाला मिलता है। अब जब ये फिलीपींस में एंटर करता है, जो फिलीपींस की गवर्नमेंट ने कहा, तो मतलब ये आज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा भाई कि ये जो गए थे इनकी, ऐसे माना जाता कि ये 40-50-30 एक दिन की मिलिट्री ट्रेनिंग हुई थी। आपने देखा ना कैसे राइफल से मारा था, खाट खाट खाट, हाथ उसका ऐसे चल रहा था जैसे उसने कई हजार फायर कर रखी हो। तो मतलब ये जो फिलीपींस में मिलिट्री ट्रेनिंग हुई, ये बिल्कुल हुई थी, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था इनकी राइफल के आगे कौन आ रहा, औरत आ रही, बच्चा आ रहा, बुढ़ा आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8-9 साल की बच्ची को भी इन्होंने गोली मार दी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 84 साल के बुढ़े को भी मार दिया। मतलब जो वो राइफल के सामने आया उसको गोली मारी, फटाफट फटाफट, फायर पे फायर, फायर पे फायर, फायर पे फायर। ये तो अच्छा है कि उनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स या ऑटोमेटिक मशीन गन नहीं थे, वरना ये नरसंहार कर देते, 200-500 लोग को मार देते। वो चिटकनी वाली बंदूक थी, टू कॉक इट अगेन एंड लोड इट अगेन एंड डू इट। अब जब ये फिलीपींस गए तो फिलीपींस ने बोला हाँ जी यहाँ तो आए थे, 1 महीना रहे और उस क्षेत्र में गए हैं जहां तक हमें पता चाहिए अबू सयाफ वाले हैं। तो संभवतः किसी ने इनका टाइप कराया था कि भाई अबू सयाफ के साथ ट्रेनिंग कर। आज 5-5:30 की बात है, हमें लगा यार ये पता नहीं कहाँ से आए, क्या नहीं आए। तो हमें लगा शायद कि ये बंदे जो है ये ट्रेनिंग करके तो आ गए, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि ये पास फिर आया कि जी फिलीपींस ने बोला इसका इंडियन पासपोर्ट था, बाप का, बेटे का ऑस्ट्रेलियन, बाप का इंडियन। नहीं यार, इंडियन पासपोर्ट कहां से आ गया? तो पहला शक गया कि लगता है आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है, आईएसआई ने एक नकली पासपोर्ट अरेंज करा दिया जिस पासपोर्ट पे ये फिलीपींस गया, ताकि वहां किसी के इंटेलिजेंस रडार में नहीं, यूजुअली इंडियन पासपोर्ट इंटेलिजेंस रडार में नहीं आता। फिर क्या पता लगा, 8 जून या 8 जुलाई 2025 से इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री है, 15 दिन या 30 से 15 दिन शायद फिलीपींस में, या 30 से 60 दिन। यू डोंट नीड एनी वीजा टू एंटर फिलीपींस, एज अ टूरिस्ट आप घूम सकते हो। तो मुझे लगता है उस चीज का इन्होंने एडवांटेज उठाया। अब सवाल है अगर इसके पास इंडियन पासपोर्ट है, असली है नकली है, फिर पता लगा तेलंगाना की पुलिस ने करीब
5:30-6 बजे तक एक खबर आ गई थी कि तेलंगाना की पुलिस ने कंफर्म किया, नहीं भाई साहब, ये बंदा जो है ये तेलंगाना का था, ये 1997 या 98 में ऑस्ट्रेलिया गया, इसने बीकॉम कर रखा है और ये फिर वहीं सेटल हो गया था। अब अगर ये गया था हैदराबाद से तो इसके पास जाहिर है कि इसके पास इंडियन पासपोर्ट था, और इसकी यहाँ इंडिया फैमिली कह रही थी हम तो जानते नहीं, हमारा तो इससे संबंध ही नहीं, तो 5-6 बार बुला है आज तक, हमारा इससे कोई ज्यादा संबंध है नहीं। वो एक हर कोई फैमिली कहती है, उसमें कोई नहीं बड़ी बात नहीं। अब एक थ्योरी है, देखिए फिलीपींस गया, बाप बेटे ने आइडेंटिटी छुपाई, ट्रेनिंग की, वापस आए, नरसंहार किया। अब ये जो पासपोर्ट वाला चक्कर है, काफी लोग का मानना ये है, काफी सोशल मीडिया पर चैटर और हमारे भी कुछ सूत्रों ने हमें कहा है कि भाई ये बेसिकली बंदे का पैदाइश पाकिस्तान में हुआ था। ये पैदाइश पाकिस्तान में हुआ था, 1990 में ये भारत आया, भारत में इसने कोई शादी वादी कर ली और शादी वादी करके इसको इंडियन पासपोर्ट मिल गया, तो इसका पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट डंप हो गया, या उन दोनों इतना नहीं पूछते होंगे, इसे मेंटेन कर लिया, डंप कर लिया, जो भी कर लिया। और जब ये यहां से गया था, ये यहां से इंडियन पासपोर्ट पे गया, या तब या उससे पहले या उसके बाद शायद आईएसआई ने इसको एज एक एसेट आइडेंटिफाई कर लिया और एक बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए इसको रिक्रूट कर लिया कि भाई एक 10 साल 20 साल बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहा हूं, जो ये बाप बेटा करना चाहते थे, कुछ 100 लोगों को मारना चाहते थे, तो इसके लिए इनको रिक्रूट किया गया। तो अब ये भी पॉसिबल है कि आईएसआई ने हो सकता है इसको फर्जी पासपोर्ट भी पाकिस्तानी पकड़ा रखो कि भाई तू एक फर्जी पासपोर्ट पकड़ ले, अगर जरूरत पड़े तो इसको यूज कर ले। तो अब ये जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, आया था पाकिस्तान से, गया यहाँ एक पासपोर्ट बनवाया, शादी की, गया वहां, फिर वहां एक और शादी की और वहां इसके बच्चे और ये जो वहां के बच्चे, इनमें से एक यही है, ये अकरम जो बेटा है, जो अभी 24 साल का, जो ब्रिकलेयर है, जो वहां किसी मेलबर्न में कोई कुरान का मदरसा, वहां से कोई इसने डिग्री विग्री ली है कुछ कुरानिक स्टडीज में, और वहां का जो मौलवी है उसको 7 साल के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अंदर कर दिया। और 2019 में भी ये लड़का पकड़ा गया था, पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसे छोड़ दिया, कहता नहीं बहुत शरीफ बच्चा है, बहुत नन्ना सा मुन्ना सा जहादी है, इसको ये कुछ नहीं करेगा, तो इसलिए छोड़ दिया। तो चलो ठीक है, भुगतो उसका परिणाम। तो ये कहानी है इसकी। अब ये इंडियन पासपोर्ट का सीन है। तो ये पाकिस्तान में पैदा हुआ, इंडियन आके शादी की, फिर इसने पासपोर्ट बनाया। ये हमारे सूत्र कह रहे हैं कि दिस इज हाउ इट लुक्स टू बी। हाँ, इसके पास इंडियन वैलिड पासपोर्ट था 1998 से, पर सवाल ये है कि वहां पासपोर्ट बदल भी सकता था। ये चाहता तो ये पासपोर्ट बदल सकता था, ऑस्ट्रेलियन नेशनल बन सकता था। सवाल ये है इसने पासपोर्ट क्यों नहीं बदला, ऑस्ट्रेलियन नेशनल क्यों नहीं बदला? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आईएसआई ने इसको डीप एसेट बना रखा था, कई सालों से कल्टीवेट कर रखा था? पहले ये बहुत होता था, पीछे देखिए वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में शादियां होती थी, मैं आपको शुरू से कह रहा था, उनमें से 5% लोगों को भी आइडेंटिफाई कर दिया आपने तो आईएसआई के मतलब हजारों एसेट आके खड़े हो जाएंगे। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में शादी है, फिर को रुकवाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो इन शादी और रिश्तेदारियों के पीछे आईएसआई की दुकान पूरी चलती है। तो भाई साहब, ये एक बड़ा प्रकरण था, मैंने कहा आपको समझा दूं इसका पाकिस्तान लिंक क्या है, इसका इंडिया लिंक क्या है। तो अब ये आईएसआई इन्वॉल्व है नहीं है, और दूसरी बात है इसका अबू सयाफ के साथ टाइप किसने कराया? अब अबू सयाफ तो खुद पहुंचेगा नहीं, अबू सयाफ इज अ वेरी रेस्ट्रिक्टेड ऑर्गेनाइजेशन, वो बाहर वाले किसी को देते नहीं, तो किसी ने इनका टाइप कराया, किसी ने इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई, किसी ने इनको बोला कि भाई आप वहां जाओ और कराओ। अब आप बोलोगे सुमित भाई ये हो क्या रहा है, आपके मन में क्वेश्चन होगा सुमित भाई हो क्या रहा है? भाई साहब, ये कॉन्सेप्ट है ग्लोबल इत्तेफादा का। ये इसे आतंकवाद नहीं मानते, ये इसे अलगाववाद नहीं मानते, कहते इत्तेफादा यानी कि रेजिस्टेंस। एक ग्लोबल इत्तेफादा का कॉन्सेप्ट है, मुस्लिमिक रेजिस्टेंस पूरे दुनिया से आनी चाहिए, मुसलमान हर जगह बंदूक उठाए और हर जगह कत्लो गारत करें, ये ग्लोबल इत्तेफादा का कॉन्सेप्ट है। और इस ग्लोबल इत्तेफादा को रिजिनवेट करने की कोशिश हो रही है। अभी हम देख रहे हैं कि आईसिस भी कहीं ना कहीं पिक्चर में वापस आ रहा है। आईसिस इज स्लोली एंड स्टडीली कमिंग बैक इनटू पिक्चर। आईसिस का सीरिया में अटैक, आईसिस का यहां लिंकेज, और ये जो आईसिस और अबू सयाफ का टाइप था इसका एक्टिवेट होना, दैट मींस आईसिस इज गेटिंग बैक इनटू द गेम। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम मुल्ला मुनीर जैसे जिहादियों को संरक्षण दोगे, उनको 2-2 बार लंच डिनर कराओगे, नोइंग दैट ही इज द पर्सन बिहाइंड पहलगाम मैसेकर, तो आप दुनिया में एक बहुत गलत मैसेज भेजते हो जिहादियों को। इसका जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप है, और उसकी ये जो अमेरिका की हिपोक्रेटिकल फॉरेन पॉलिसी, वो उसका जिम्मेदार है। दैट इज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
तो वो तो आप जानते ही हैं। तो आईएसआई ने टाइप कराया, इसका ट्रेनिंग कराई। तो ये ग्लोबल इत्तेफादा क्या? ग्लोबल इत्तेफादा कि हर जगह रेजिस्टेंस बनाओ, हर जगह रेजिस्टेंस के बीच में, ये उसी का मतलब है। अंडर दैट एक पाकिस्तान का बंदा इंडिया आता है, शादी करता, पासपोर्ट लेके ऑस्ट्रेलिया जाता है, वहां फिर शादी करता, फिर बच्चे पैदा करते हैं, वहां के बच्चे को जिहादी बनाता है। कोई पाकिस्तान से या कोई ईरान से, ईरान की इंटेलिजेंस भी हो सकती है, इसे संपर्क करता है, कहता तुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी यहूदियों को मारने के लिए। कहता यहूदियों को मारने के लिए जो ट्रेनिंग तुझे करनी है वो हम तेरी वहां फिलीपींस में कराएंगे। फिलीपींस में अबू सयाफ को कॉन्टैक्ट किया जाता है, वहां ये मनीला जाते हैं, वहां ट्रेनिंग करते हैं। पर एक महीने मछली पकड़ रहे थे, इनकी माता जी से पूछो, बोले बाप बेटा दोनों मिलकर वो वेल का शिकार कर रहे थे एक महीने तक। तो ये वहां वैसे तो मछली पकड़ने गए थे और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी कर ली। वहां से ट्रेनिंग करके आते, पर्टिकुलर डेट और टाइम पे इन्होंने जाके एक्सीडेंट किया। अब ये जो कहते हैं फ्रूट शॉप ओनर थे, तो मतलब इसकी पिछले एक महीने में फ्रूट बंद होगी, उसके बाद भी दुकान बंद होगी। तो अगर ये फ्रूट शॉप ओनर था, क्या महीनों दुकान बंद कर सकता है? कैन ए शॉप बी क्लोज फॉर मंथ्स? ये कुछ जेन्युइन क्वेश्चन है। तो जो ग्लोबल इत्तेफादा है, इसमें हर कोई अपना पार्टिसिपेट देता, हर एवरीबडी गिव्स हिज 2 सेंट्स इनटू दिस। और ये एक ग्लोबल फिनोमेना बन गई है। आज भी मैं एंटनी एल्बनीज को देख रहा था, वो कह रहा था गन लॉस टाइट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर आज भी ऑस्ट्रेलिया में इतनी औकात नहीं है कि कोई सॉलिड एक्शन या कोई सॉलिड प्रोग्राम वो लेके चले। कोई उसका एक्शन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है। बस वही नीज क्रिएशन, यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत हम ये कर देंगे जी, वो कर देंगे जी, हाँ हम इसको टाइट कर देंगे, उसको टाइट कर देंगे। दिस इज व्हाट ऑस्ट्रेलियंस आर अप टू। इसके आगे उनके बस का ही कुछ नहीं। और ये जो उन्होंने इस जहर को पलपने दिया, फैलने दिया, उस जहर का फल नतीजा है कि आज ये वहां परिस्थिति हो रही है। बॉस, इट इज फ्राइटनिंग। और अब ये जो इंटरनेशनल कनेक्शन निकला है फिलीपींस और अबू सयाफ के साथ, तो समझिए ये खत्म जहादी संगठन भी किसी और के देश के लोग की ट्रेनिंग देता है, जिनका पीछे का रिकॉर्ड है नहीं। वो आते हैं, ट्रेनिंग करके जाते तीसरे देश में, और फिर अपने देश में आकर नरसंहार करते हैं। ये आप समझिए कितना बड़ा नेटवर्क हो गया। आज के डेट में क्वेश्चन ये नहीं है जहादी कौन है, आज के डेट में क्वेश्चन है जहादी कौन नहीं है। जो एफबीआई का वो तो था प्रोफाइलिंग एंड ऑल, दैट इज ऑल आउट ऑफ द विंडो। वो सब फर्क ही नहीं पड़ता, वो यूजलेस और आउटडेटेड। आज के डेट में कोई भी जहादी हो सकता है। हकीकत और वास्तविकता ये है, हकीकत और कटु सत्य ये है। ये देखिए, एक सत्य मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज हाउ इट इज लुकिंग टू बी एंड दिस इज हाउ अगली इट कैन गेट। ठीक है जी, माय गॉड। अब ब्लैक सी में क्या हुआ? अब हमारे चलते हैं तीसरे टॉपिक पे। देखिए, ब्लैक सी वाला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 दिन पहले की बात है, करीब 2 ही दिन ही हो गए, हद से 3 दिन। रशिया ने यूक्रेन के पोर्ट पे हमला किया। वहां तुर्किया के 3 कार्गो शिप्स खड़े थे, वो फूक गए, खत्म हो गए। अब रशिया ने कुछ कहा नहीं, तो भाई वो तो बाई मिस्टेक था। वो यूक्रेन को हमला कर रहे थे, उनके कार्गो शिप उनके पोर्ट्स पे, वहां तुर्किया के शिप थे, वो डिसमेंटल हो गए। अब तुर्किया की बहुत बड़ी खलती है, पर तुर्किया की पुतिन से बनती भी बहुत है। अभी आपने देखा कि अर्दोगन से बात कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन, जब वो शाहबाज ने गेट क्रैश किया था, मियां शाहबाज ने। तो ये सारी इनकी आपस की रंजिशें, आपस के तनाव इनके चलते रहते हैं। अब तैयब अर्दोगन के 3 जहाज फूक गए, तो जवाब तो कुछ देगा। यहां से यूक्रेन भी कह रहा है भाई साहब आपको तो जवाब देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करो। ब्लैक सी में ड्रोन्स का यूज करना वर्जित है, क्योंकि ब्लैक सी के आसपास कई सारे पेट्रोलियम डिगिंग रिग्स और पंपिंग स्टेशन है, जिनमें से तेल भरा जाता है। जब लास्ट टाइम विराट और लियोन्स, जो रशिया के 2 कैरियर हैं, जब उनपे हमला हुआ था, जो यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन द्वारा हुआ गया था, तो तब वो तेल भरने जा रहे थे अपने टर्मिनल पे, उन पर हमला हुआ, काफी क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो तब से उस हमले में जो कजाकिस्तान था, जहां से वो कजाकिस्तान तेल लोड करता है, वो कजाकिस्तान की पूरी पाइपलाइन खत्म हो गई थी। और कजाकिस्तान ने आक्रोश व्यक्त किया था, भैया मेरी पाइपलाइन की तुमने ऐसी तैसी कर ली, मेरा 98% तेल इस पाइपलाइन से भरता, और तुमने वो पूरा सिस्टम जो है वहां का प्लेटफॉर्म बर्बाद कर दिया। और फिर पुतिन का मैसेज आया था कि भाई हम यूक्रेन को ब्लैक सी से काट देंगे, विल कट यूक्रेनीज फ्रॉम द ब्लैक सी। अब फिर ये जो अटैक हुआ रशिया का, इसमें 3 तुर्किया के कार्गो जहाज फूक गए। तुर्किया भी खुंदक खाए हुए, ये भी खुंदक खाए हुए। आज क्या हुआ,
तुर्किया ने बोला जी कोई ड्रोन आ रहा था मेरी एयर स्पेस की तरफ, वो अनकंट्रोल लग रहा था, मैंने उसको गिराया एट अ सेफर डिस्टेंस, और यूक्रेन और नेटो के F-16 जेट्स तैयार थे टू डिफेंड टर्कीज एयर स्पेस। आप समझोगे ये तैयब अर्दोगन क्या है, दीवानों वाली बात करा, कोई ड्रोन था हमने गिराया ये वो। देखिए ड्रोन कोई भी गिरेगा तो आपको उसका सिग्नेचर, आपको उसका मेक एंड मॉडल पता लगता है। अभी हमारे जनरल द्विवेदी साहब के एक ड्रोन रखा है जो पाकिस्तानियों ने भेजा था, तुर्किश ड्रोन था, टू अटैक गोल्डन टेम्पल, हमारे गोल्डन टेम्पल पे अटैक करने के लिए वो भेजा था, और द्विवेदी साहब के यहाँ रखा, हम दिखा रहे हैं भैया ये देखो तुर्किया का ड्रोन है, ये पाकिस्तान ने भेजा था और हमारे गोल्डन टेम्पल को अटैक करने के लिए भेजा था। ठीक उसी तरह से अगर ड्रोन गिरता उसका मेक मॉडल और टाइप बताता है वो ड्रोन कहाँ का। हर ड्रोन का एक अलग सिग्नेचर है, एक अलग टाइप है, एक अलग, आप जो एक्सपर्ट्स होते लेकिन इजिली टेल यू कहाँ का। सवाल ये है जब ड्रोन गिरा और एक सेफ एरिया में गिरा तो तुर्किया ये नहीं बता रहा ड्रोन कहाँ का है, तुर्किया ये नहीं बता रहा किसका ड्रोन है। अब आप जरा गेस कीजिए किसका ये ड्रोन हो सकता है, कैन यू टेक अ गेस किसका ड्रोन हो सकता है? लेट्स हैव सम कमेंट्स, किसका ड्रोन हो सकता है ये, और तुर्किया क्यों नहीं बता रहा, ये भी जरा बताइए जरा, किसका ड्रोन हो सकता है और तुर्किया क्यों नहीं बता रहा? कैन वी हैव सम कमेंट्स प्लीज, किसका ड्रोन है ये और तुर्किया क्यों नहीं बता रहा? कम ऑन गाइस, कैन वी हैव सम कमेंट्स प्लीज, किसका ड्रोन है और तुर्किया क्यों नहीं बता? यूक्रेन, रशियन, चाइनीज, पाकिस्तान, यूएसए का, नेटो, और सम मोर गेसेस, यूक्रेनियन, ईरानियन, यूक्रेन, चलो चलो, गुड 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 गुड, रशिया। चलिए मैं बता देता हूँ, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। ये जो ड्रोन था भाइयों बहनों, ये मेरे हिसाब से रशियन ड्रोन था, ये हमारे मित्र बिल्कुल सही बोले, ये रशियन ड्रोन था। कारण क्या है कि ये जो रशियन ड्रोन आया, अरे टर्की पे टर्की के थोड़े ना ड्रोन आएगा, तो उसने कहा जी ये अनकंट्रोल था और मैंने इसको गिरा दिया और सेफ जगह इसने लैंड किया, अगर सेफ जगह लैंड किया सबसे पहले ड्रोन का निरीक्षण होगा। ये मोस्ट प्रोबेबली रशियन ड्रोन था। अब और साथ में अर्दोगन अपनी मसल्स फ्लेक्स कर रहा कि F-16 जो थे, नेटो के F-16 तैयार थे कि टर्की की एयर स्पेस को डिफेंड करने के लिए। मैसेज क्लियर है, मेरी एयर स्पेस लक्ष्मण रेखा, अगर यहां आओगे तो मैं खुद तो लड़ूंगा नहीं, मैं जाके तुम्हारे अगेंस्ट F-16 भेज दूंगा। F-16 किसके? नेटो के। यानी कि एक रशिया वर्सेस यूरोप या नेटो वर्सेस रशिया लड़ाई शुरू कराने की पूरी पूरी कवायद यहां पे, पूरी पूरी कोशिश है। और ड्रोन रशिया का क्यों है? क्योंकि जिसका ड्रोन गिरा उसने भी कुछ नहीं बोला, और अगर वो रशिया का ड्रोन बताता ही रशिया का ड्रोन है तो फिर आप रशिया से पंगे ले रहे हो। अब तैयब अर्दोगन कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रहा है कि तुमने मेरे 3-3 शिप फूंक दिए, मैंने तुम्हारा ड्रोन गिरा दिया, पर मैं ये बता नहीं रहा हूं तुम्हारा ड्रोन है। तो रशिया को मैसेज दे रहा अगर मेरी तरफ आओगे भैया मैं तो ठोकूंगा, और मैं खुद नहीं ठोकूंगा, मैं यूरोप को ये F-16 को भेजूंगा नेटो के, मतलब ये तुम्हारे अगेंस्ट। और मेरी जो सीमा है ये इट इज द लक्ष्मण रेखा, आप इसको पार नहीं कर सकते। आपने मेरे 3 टैंकर गिरा दिए, मैंने आपका ड्रोन गिरा दिया, हिसाब बराबर। बट आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं आपका ड्रोन है, ताकि लोग आपको वैसे न समझे। तो ये एक पंथ से दो चीज कर रहा। अगर वो डिक्लेयर करेगा, जब उनको पता लग गया होगा 99% ड्रोन किसका है, फिर आपको फिर एक जियोपॉलिटिकली एक नया मैसेज आएगा, एक नया एंगल जाएगा। इसलिए उस एंगल, उस लड़ाई से बचने के लिए तैयब अर्दोगन ने चुप कह रहा अननोन ड्रोन था जी, हमें नहीं पता, हमने गिरा दिया। पर F-16 इसीलिए कह रहा है कि भाई मैं नेटो का पार्ट हूं, देख लो F-16 हम उड़ा देंगे फिर। और जबकि तैयब अर्दोगन सबसे बड़ा बायर है रशिया के फिनिश प्रोडक्ट्स का, 3-1 बिलियन का लेता माल उनसे ज्यादा। पर भाई यहाँ तो ये है, और कहीं ना कहीं रशिया को भी केयरफुल इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि याद कीजिए रशिया को नेटो से लड़ाने की पूरी कोशिश हुई, 3 बार हुई। एक बार वो आप याद कीजिए, यूक्रेन का एक सीक्रेट मिशन था कि पोलैंड और रोमानिया पे खुद बमबारी करा यूक्रेन का एक ब्रिगेड, फिर बोलेगा रशिया ने करा, और रशिया जाके भिड़ जाएगी, नेटो जाके भिड़ जाएगा रशिया से, और यूरोप वर्सेस नेटो, यूरोप वर्सेस रशिया, या यूरोप नेटो वर्सेस रशिया युद्ध शुरू हो जाएगा। ये यूक्रेन का मंसूबा था, क्योंकि यूक्रेन ये जानता था वो अकेले रशिया से नहीं निपट सकता, दे कैन नॉट हैंडल रशिया ऑन देयर ओन, पहली बात।
आज ठीक वही काम कर रहा है तैयब अर्दोगन कि ड्रोन आया, F-16 मैंने तैयार रखे, तो अच्छा हुआ गिर गया, नहीं तो हम F-16 को बोलते जाए भाई देखो। एक और इसमें एंगल है, ये जो तैयब अर्दोगन है हमेशा डबल गेम खेलता है। कहता है जी मेरे F-16 रेडी है, मैं नेटो का पार्ट हूं, पर जब इस्लामिक देशों में जाके बैठना होता है, जहाद का समर्थन करना होता है, ये तब से सबसे पहले होता है। पाकिस्तान को समर्थन करना ये तब सबसे पहले आएगा, किसी भी आतंकवादी संगठन को समर्थन करना ये सबसे पहले आएगा। तो एक बार आपको ये लगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था यार नेटो का चार्टर 5 हटना चाहिए, क्योंकि कोई भी कल को नेटो को मेंबर कोई विल गो एंड स्क्रू अप विद समबडी, फिर क्या हम उससे लड़ते रहेंगे? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था डोनाल्ड ट्रंप का। और ये तैयब अर्दोगन कभी ना कभी यूरोप को भिड़वा के रहेगा, ये मेरा आपको प्रेडिक्शन था। बॉस ये हर कोशिश करेगा कि यूरोप नेटो भिड़ जाए अमेरिका से, यूरोप नेटो भिड़ जाए रशिया से, पूरी कोशिश करेगा। ही विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। दो टेक्निकली बोलेगा पुतिन को मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका यार जिगर हूं, व्हाटएवर, बट इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स ही विल डेफिनेटली ट्राई दिस ट्रिक। ये मैंने आपको बोला था, और यही ट्रिक ये अभी बिल्कुल कोशिश कर रहा था करने की, बट इसीलिए ड्रोन का नाम नहीं बता रहा। तो ब्लैक सी में दिन ब दिन जो गतिविधियां है वो बढ़ रही है, वो टेंशंस आर स्टैंड ऑफ बढ़ रहे हैं। और ब्लैक सी अगर एक बार आग लग गई तो वहां इतना ये पंपिंग स्टेशन और इतने होल्डिंग बेस है, वहां शायद ही आप कंट्रोल कर पाए। तो एक बड़ी विकट परिस्थिति बन रही है। और याद कीजिए वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, तब भी मिर्ची और खुजली यूरोपियनों को ही हुई थी, और अब भी मिर्ची और खुजली यूरोपियनों को ही हो रही है। तो सर अब हम चलते हैं अपने चौथे टॉपिक पे, वो है ट्रंप क्लेम्स। ट्रंप का क्लेम यह आया है कि यूक्रेनी डील इज ऑल टाइम वेरी नियर, अब तक से सबसे बड़ी क्लियर न्यूक्लियर डील है। तो सबसे पहले मैं क्विज लूंगा, आप में से कितने लोग ट्रंप की इस बात पे विश्वास करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू डू रियली ट्रस्ट ट्रंप ऑन दिस? कितने लोग विश्वास करते हैं बताइए, बताइए। आप में से कितने लोग ट्रंप की इस क्लेम को विश्वास करते हैं? Anybody? We can have some questions. We can have some comments. Sorry. आप में से कितने लोग how many of you blame that Trump whatever is saying is right? Anybody? Al Takiya. Good one, good one. None. Jailani Saab, good. Trump over the chicken out. Trump always chickens out. No. Everyone before the 47. What he is bluff? No. American. Wow. He is full of bluff. No. Trump always chickens out. तो डोंट ट्रस्ट 24 आवर्स नहीं हो, नो वन। तो मतलब मोटा हमारे ग्रुप, हमारे परिवार का कंसेंसस है नक्को, नो, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब आपने गाना सुना होगा, वो क्या गाना, इस जमीन से आसमान तक मैं ही मैं हूं, मुझको देखोगे जहां तक मुझको पाओगे वहां तक, इस जमीन से आसमान तक मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। ये भाई गाना बिल्कुल फिट होता डोनाल्ड ट्रंप पे। मतलब जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। मुझे लगता है बॉलीवुड की पिक्चरें देखता हूँ पहले, बड़ा प्रेरित है बॉलीवुड से कि हम आ गए तो बिल्कुल सिस्टम हो गया। कल मैंने आपको बोला था ये यूरोप के लीडरों से बात कर रहा था, इसकी कश्नर से बात हुई, इसकी सबसे बात हुई, तो डील वहां बनी नहीं। अब भाई साहब डील नहीं बन रही। फिर समाचार आता है कि कल रात का डिनर इसने वर्चुअली यूरोपियन लीडरों के साथ किया। मतलब हम यहाँ खाना खा रहे हैं, वीडियो देखते हो, तो वहां खाना खा रहे हो, तो एक दूसरे के साथ हम खाना खा रहे हैं, पर ये खाना 10,000 मील दूर है। टेक्नोलॉजी आजकल ये प्रावधान देती है। कोई नहीं, तो ये इनका वर्चुअल डिनर मीटिंग हुई है यूरोप के लीडरों के साथ। जब लीडर के साथ मीटिंग हुई है तो ट्रंप यहाँ बैठेंगे तो भाई लाइन तो वहीं से शुरू होगी। अब ट्रंप है तो दुनिया है, और ट्रंप वही है जिन्होंने कहा था यूरोप इज सिविलाइजेशन लाइबिलिटी, यूरोप इज डिकेइंग, यूरोप इज वीक। जब कल मार्क्स ने इनको जवाब दिया था हमारा तुम्हारा डिवोर्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट अब डिनर पे बैठे तो बोला कुछ तो करना। तो ट्रंप ने डिनर के बाद अनाउंस किया डील इज ऑल टाइम क्लोज। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया? मतलब ऐसा कौन सा सूप, कौन सा टिक्का, कौन सी बोटी या कौन सा टर्की या कौन सी स्टेक ऐसा था कि मतलब सबके दिल पिघल गए? ये जियोपॉलिटिकल मेल्टिंग पॉइंट बन के डील क्लोज हो गई, क्या हो गया? मैंने कहा डील का अध्ययन किया जाए। क्या है? जब मैंने डील का अध्ययन करने बैठा तो फिर आप जानते हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी निकलता। जब हम अध्ययन करने बैठे तो साफ पता लगा कि डील की तो
मतलब ही नहीं है। क्यों? सबसे पहली बात है, रशिया कहता है, यूक्रेन कहता है कि अमेरिका मुझे सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए तैयार हो। अब अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी जो यूक्रेन मांगता, कहता मुझे दो एज पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रंप द्वारा मुझे गारंटी नहीं चाहिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे गारंटी दे। पॉइंट नंबर 1। और मुझे गारंटी चाहिए लाइक नेटो चार्टर 5 के, वॉर ऑन यूक्रेन इज वॉर ऑन अमेरिका। ये मुझे गारंटी दे, अमेरिका का मुझे संविधान दे, यूरोप का संविधान मुझे गारंटी दे, ये मुझे लोगों की गारंटी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। अब आप प्रैक्टिकली देखिए, ट्रम्प ने बोल दिया ठीक है मैं अपने कांग्रेशनल हियरिंग के लिए इसको भेज दूंगा, यानी कि दोनों हाउसेस में, सेनेट और कांग्रेस में मैं इस बिल को चलाऊंगा, और जो उनका होगा वो फाइनली सेनेट एंड कांग्रेस हैज टू अप्रूव दैट, तब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे गारंटी होगी। अगर आज हम बिल को चलाते हैं, छोड़ते हैं, उसमें 3-4 महीने कहीं नहीं गए, इफ इट वर्क्स एट अ सुपर फास्ट रेट, तो 4 महीने तक बिल का कुछ पता होना ही नहीं, होगा नहीं होगा, क्या होगा, दाएं होगा बाएं होगा, राइट होगा लेफ्ट होगा। पहली बात तो ये बिल का पता ही नहीं बॉस, बिल का क्या। और उसके बाद जो सेनेट और कांग्रेस बिल को कभी पारित नहीं करेगा, कारण क्या है? देन इट इज लाइक ए नेटो चार्टर 5 गारंटी विच ट्रंप इज नॉट एग्रीइंग, और अमेरिकन सेनेट और कांग्रेस इसलिए नहीं एग्री करेगा बिकॉज कभी भी वो ऐसी परिस्थिति नहीं चाहते अमेरिका और रशिया ऐसे आ जाए। दे डोंट वांट अमेरिका एंड रशिया टू बी लॉगरहेड्स इन एनी सिचुएशन व्हाटएवर। और ये ज़ेलेंस्की के होते हुए आप एक दिन जरूर ऐसी परिस्थिति कर दोगे, अमेरिका और रशिया will be loggerheads. That is the biggest national security risk to America. अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट पढ़िए, वो क्या कह रहा है, रशिया के साथ कॉर्डियल रिलेशन बनाने, यूरोप को थोड़ा दबाना कि ये रशिया से ना भिड़े, बट डोंट पुट योर मनी ऑन यूरोप। ये कहीं ना कहीं बोला चाइना खतरा है, और अगर ये आपस में भिड़ेंगे तो चाइना का एडवांटेज होगा। इसलिए ये बिल तो कांग्रेस में पास होनी नहीं, या कांग्रेशनल जो हियरिंग है इसकी, कांग्रेशनल अप्रूवल इसका आना नहीं, यानी दोनों हाउसेस का अप्रूवल इसका। दूसरी बात कह रहा है ज़ेलेंस्की, कह रहा भाई मैं अपनी सेना 8 लाख की रखूंगा। पुतिन ने बोला यार यूरोप के देशों की सेना 20-30 हजार में होती है, आप कुछ हजारों में अपनी सेना रख सकते हो, 8 लाख की सेना तो माननी नहीं। ये तो 8 लाख की सेना तो पाकिस्तान की नहीं, 8 लाख की सेना रख के करेगा क्या? हर जिंदा व्यक्ति को सैनिक बनाएगा क्या? 8 लाख के लोग लाएगा कहां से? तो दूसरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन यहाँ है। तीसरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि जी अब जो यूरोप में जो कंट्रियां हैं वो मिलके एक सुरक्षा बल बनाएगी और वो यूक्रेन में डिप्लॉय किया जाएगा, वो यूक्रेन को सुरक्षा देगा। पर याद कीजिए पुतिन ने बहुत क्लियर बोला था कि किसी भी यूक्रेनी सेना को मैं यूरोप में बर्दाश्त नहीं करूंगा, अगर कोई आएगा भी मैं उसको लेजिटिमेट टारगेट मानूंगा। उसने कहा था अगर यहाँ गारंटी चाहिए या कोई सेना चाहिए, वो नेटो कंट्रीज की ना हो, यूरोप की ना हो, और किसी भी न्यूक्लियर पावर की ना हो, मतलब जो नेटो का मेंबर ना हो, किसी मिलिट्री अलायंस का मेंबर ना हो, और न्यूक्लियर पावर ना हो। अगर ऐसी कोई भी कंट्री यहाँ एक सेना रखना चाहे, हमें उस पर आपत्ति नहीं है, पर यूरोप की सेना, नेटो के लोग की सेना यहाँ नहीं होगी। ये पुतिन का दूसरा क्राइटेरिया था। तो यहाँ ये भी गया, पुतिन ने कहा ठीक है भाई आप सेना छोटी मोटी रखो, ये भी गया। तो ये जो तीनों क्राइटेरिया है, ट्रंप की गारंटी जिसका कांग्रेस का और सेनेट का अप्रूवल होना, 8 लाख सिपाही जो बिल्कुल मना है, यूरोप के सिपाही रहेंगे जो बिल्कुल मना है। अगर ये सारा मना है तो मुझे समझाओ भाई कोई, अगर ट्रंप को ये लग रहा है वी आर ऑल क्लोज टू डील, इसीलिए मैंने कहा ना इस जमीन से आज वहां तक मैं हम आ गए, डील हो गए, हमने फोन पे बात कर ली, डील हो गई, हमने छीन भी दिया, डील हो गई। ये ट्रंप का हम कहा रहे, ट्रंप का गुरूर है, मतलब जहां ट्रंप खड़े डील वहीं चल के आती है भाई, चल के आती है, हम हैं डील बनाने वाले, ये ट्रंप मानते हैं। तब आप देखिए ये डील की परिस्थिति, ये मामला खिंचेगा और लंबा। पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, पुतिन को 15 दिन चाहिए डोनास को पूरा कब्जे में लेने के लिए। और जो कल हमने शहर की बात की, सरेफ, उसके गिरने के बाद लगभग 15-20 दिन का और काम है जब तक वो रिवर तक नहीं पहुंचते। तो पुतिन अपनी कार्रवाई जारी रखे। यहाँ यूरोप में फिर मतभेद है। ट्रंप का सीज फायर का दावा मुझे समझ नहीं आता। ये ट्रंप ऐसा नेता है, 24 घंटे पहले कुछ कहता, 24 घंटे बाद कुछ कहता, कभी तोला कभी माशा, कभी भी कुछ भी कह लेता। दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रेंसिबल लॉजिक। ये क्या कहता है, ये क्या करता है, क्या करता है, क्या कहता है, ये ना मुझे समझ आता ना आपको आएगा। और ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। और सबसे अच्छी बात, रशिया का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, रशिया ने कहा भाई जो बर्लिन में बात हुई हमें तो पता ही नहीं, हमने तो आज तक किसी ने कुछ भेजा ही नहीं। मतलब जो डील की बात कर रहे हो, दिमित्री पेस्कोव और उसका कह रहे हैं कि हमें तो भैया ये भेज तो तुमने बर्लिन में बात क्या की, तो हम पता तो लगे भाई, हाँ ना तो तब करेंगे ना, पता तो बात हुई क्या। तो रशियनों को यही नहीं पता बॉस की बात हुई क्या। दिस इज द एगनी ऑफ द लाइफ, रशियंस इवन डोंट नो व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड।
तो ये बॉस हो रहा है, दिस इज द ट्रम्प्स क्लेम। अब आप खुद सोचिए कितना सच, कितना झूठ, कितना हवा और कितना हवाई फायर। ये ट्रम्प है, ये सारे कनेक्शन है। तो भाइयों, हमारा जो आज का अधिवेशन था यहाँ समाप्ति की ओर जा रहा है। मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा, आप लाइक का बटन दबाइए अगर आपने नहीं दबाया हो अब तक। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूरी है। ये लाइक का बटन अभी दबाइए, बहुत जरूरी है। मेरा मेगाडी कोड जो आता है वही रात को 11 साढ़े 11 आता है। आप भारत विचार की मदद कर सकते हैं, पेटीएम क्यूआर कोड, पेपाल आपके सामने। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा मेंबरशिप लीजिए ताकि आपके क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिले। तो मित्रों, आप अपने क्वेश्चन रेडी रखिए, मैं सारे क्वेश्चन लूंगा मैक्सिमम। 2 वीडियोस दिखाने आपको, सुमित पीर कलेक्शन, सुमित पीर एडवाइजरी, देन वी गो टू क्वेश्चंस। टीम, कैन यू हेल्प प्लीज? नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे। आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इफ एनी काइंड ऑफ टाइप, इमिग्रेशन हो, फाइनेंसिस हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए sumitpir.com के माध्यम से। ईमेल आईडी है sumitpirofficial@gmail.com, और sumitpir.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा। आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम आपसे संपर्क में रहेगी, और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत फ्रूटफुल एंड की तरफ बहुत जल्दी ले जाए। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद, धन्यवाद जी। अब चलते हैं सुमित पीर। शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। धन्यवाद जी। चले क्वेश्चंस पे चले। सर, विदाउट वीडियो रात नींद नहीं आती। यू आर माय फेवरेट पर्सन ऑन जियोपॉलिटिक्स। गौरव आर्या, जैको डायलॉग्स, श्याम शर्मा, फाइनली पी गुरु, हरेश श्रीवास। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू वेरी मच। मैं भी प्रयास करता हूँ कि मैं कम अप विद द लेटेस्ट कंटेंट एंड दोस पॉइंट्स व्हिच हैव नेवर बीन एक्सप्लोर्ड। पर हमें आप जानते हैं कि इतना अट्रैक्शन नहीं मिलता जिनका प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा। पर ठीक है, कब तक नहीं देंगे, करने दीजिए, कोई बात। नेक्स्ट, जय मां क्या सर, ईगो शो इज ऑसम लाइक ऑलवेज। ना पैन कार्ड, ना वोटर कार्ड, ना आधार कार्ड, सबसे ऊपर विक्टिम कार्ड। ये तो चाहिए ना भाई, विक्टिम तो दुनिया में कहीं भी है। पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ नहीं चाहिए, विक्टिम कार्ड। भाई मार दिया, हाय अल्लाह मार दिया, मुसलमान मार दिए, ये दुनिया भर का फिनोमेना है, हर जगह विक्टिम कार्ड। और जब होता कांड, फिर जस्टिफिकेशन कार्ड। नहीं, आपको देखना चाहिए मुसलमान खुश है, आपको देखना चाहिए मुसलमान कोई तकलीफ में तो नहीं, आपको देखना चाहिए उन पर कोई जातियां तो नहीं हो रही। तो भैया जाते हो रही, काहे रह रहे हो वहां? रहो ना सब इस्लामिक कंट्रियों में, जाके अफगानिस्तान में बच जाओ, सारे इस्लामिक शरिया पूरा पूरा रहो वहां पे, काहे परेशान हो रहे हैं हम। नेक्स्ट, 50 vote discrepancy in SR hours, many are coming to 1.5 crore vote discrepancy, which one is right one? 58 लाख का तो अभी हमने सुनने में है, और यूपी में तो सुनने में 4 करोड़ लोग आए हुए। तो 58 तो अभी लगभग हो गया है। अभी नंबर ऑफिशियली 58 है, मुझे लगता है ये बढ़ेगा, इट शुड इंक्रीज मोर। तो अगर ये 1-1.5 करोड़ पहुंच गया तो समझिए ममता दीदी की सरकार तो गई, फिर नहीं जीती ममता दीदी, फिर तो वोट निकल गया सारा। नेक्स्ट,
Too much defensive policy. Delhi blast done. Fisherman hit by Bangladesh ship. Indian water fisherman missing death. We won't follow. We don't follow the policy. Act of terror. War. We are champs of diplomacy. मैं एक बात बोलूंगा, we are the Israel of this part of the world, but we are not ready to accept. So we still have a flavor of diplomacy which is very diplomatic. Both ways, it cuts both ways. समझिए मैं क्या कर रहा हूँ. Next. Good but Mubarak Manacho. God but Mubarak Manacho. They may Datta protect you and your family. Thank you जलाली साहब, आपकी शुभकामनाओं के लिए. जलाली साहब शुभकामनाएं भेज रहे हैं. तो आयु जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको और आपके परिवार को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सर. सर, पाकिस्तान किसी भी रेडिकलाइज आर्मी को मजहब के नाम पे जिहाद या आतंकवाद घटाना अंजाम देता है, पर बचने के लिए उनका क्रिमिनल बताकर अपनी आइडियोलॉजी बताने की कोशिश करता है. आइडियोलॉजी पर नहीं बोलता. ये सारी वॉर जो है, ये सारा लफड़ा ही आइडियोलॉजी को लेके तो है. ये एक बंदा, दो बंदे या चार बंदा नहीं. आज भाई इंजीनियर भी जिहाद कर रहा है, डॉक्टर भी जिहाद कर रहा है, प्रोफेसर भी जिहाद कर रहा है, आज ये ईंट बिछाने वाला भी जिहाद कर रहा है. अब ये लड़का जो है इसका, ये तो वही ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ ना, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है. ये तो कौन सा पाकिस्तान की गलियों में गिल्ली डंडा खेल के मौलवियों ने इसका दिमाग खराब कर दिया. ये तो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ. ही गॉट ऑल द बेस्ट फॉर द ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी हैज टू ऑफर. पर तब भी इसके मन में यही आया कि यहूदियों को कैसे मार. तो ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है. ये एक इंडिविजुअल या एक सिचुएशन से लड़ाई नहीं है. इट्स नॉट रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन, इट्स रिएक्टिंग टू आइडियोलॉजी. थैंक यू. नेक्स्ट. Sir, with respect, the JD and other nationalist YouTube channels are indicating that Operation Sindoor soon, but it doesn't happen. Let me erase question of 0.5 and still be erased. देखिए, मेरा जो गट फील है दैट इज ऑन 0.5. ऑपरेशन सिंधु 2.0 आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, बट यू हैव टू रियली फोकस ऑन 0.5, क्योंकि बहुत सख्त लॉस लाने की जरूरत है, बहुत सख्त हाथ रखने की जरूरत है. 0.5 इज ट्रबल. नेक्स्ट. So one question comes to every young Sanatanis: when the partition was done on the basis of religion, then why did our ancestors not protect and build Bharat as Hindu Rashtra? ये चाचा नेहरू का सारा कमाल है. क्योंकि पार्टीशन जब हुआ था मेरे भाई, तब ये था कि आपने जितने मुसलमान, अच्छा 95% ऑफ द मुस्लिम्स वोटेड फॉर पार्टीशन, ठीक है. जब जाने की बार आई तो जारी केवल 33% के 77% यहाँ रुक गए. भाई अगर पार्टीशन में आपने वैसे प्रोपोर्शनली लैंड ज्यादा दे दी, उपजाऊ जमीन दे दी, तो आपको तो बोलना चाहिए था ना सारे निकलो. वो तो नेहरू और गांधी जी गेम खेल गए, चाचा नेहरू और गांधी जी ने गेम खेल लिया, बचा लिया इनको. इनके पता नहीं क्या इंटरेस्ट थे, क्या कमजोरियां थी, कुछ तो होंगी. और डॉक्टर अंबेडकर साहब का भी बिल्कुल क्लियर मैंडेट था, 100% पॉपुलेशन ट्रांसफर. पार्टीशन हो गया, वहां के वहां, यहाँ के यहाँ, वो भी नहीं किया. और आज देखिए कितनी समस्याएं आ रही है. अगर ये हुआ तो हिंदू राज डिक्लेयर किया होता, भाई साहब आज हम अमेरिका के बाद सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी हम होते, चाइना वहां नहीं होता. वुड हैव बीन देयर. और अमेरिका को हमसे वो मतलब ना डर लगता आज. बट कहाँ फंसे रहे, ये जहाद वो जहाद, कभी कश्मीर में लड़ रहे हैं, कभी यहाँ लड़ रहे हैं, कभी वहां लड़ रहे हैं, कभी दिल्ली में बम फट रहे. तो इस सब की जरूरत ही नहीं थी ना, अगर तब नहीं किया होता. तब हिंदुओं के साथ विश्वासघात हुआ. पंडित नेहरू ने हिंदुओं के साथ विश्वासघात. अब पंडित नेहरू मैं कहूँ पता नहीं पंडित है नहीं है, काफी थ्योरी आजकल इंटरनेट पे चल रही है, मुझे तो पता नहीं विनोद जी क्या सच है नहीं, और काफी लोग तो कुछ और भी कहते हैं उनके बारे में. पीछे संजय जी मजाक कर रहे थे, मुझे कह रहे पंडित, मैंने कहा भाई नेहरू से मेरा कोई रिलेशन नहीं है. तो क्या करें सर, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग. और वी कैन स्टिल डू इट इफ वी हैव द पॉलिटिकल करेज ऑफ डूइंग.
क्रिएटिंग आस्क नंबर 1 क्रिएटिव फेस पर मुझे तो लगता है कि 5 आइज वाले विदाउट शोइंग एनी प्रूफ इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट द मोसाद पता लेगा कौन से इसके पीछे है। देखो मोसाद पता लगा लेगा, बट द प्रॉब्लम इस हमारे तेलंगाना के पुलिस ने भी इसको कंफर्मेशन दी कि हाँ ये बंदा 1997-98 में इंडियन पासपोर्ट पे ऑस्ट्रेलिया गया था। दिस हैज कम फ्रॉम द तेलंगाना पुलिस, आई ट्रस्ट माई पुलिस मोर देन एनीबडी एल्स। तो यहाँ थोड़ा पेश तो है जिसको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, सिनी अटैक में कोई ड्रामा हुआ है, शायद कोई ड्रामा करके बचने वाला या बचाएगा। भारत में भी कोई क्रिसमस ईव के आसपास अटैक कर सकता है। देखिए मेरा असेसमेंट है कि एक तीसरे गनमैन की भी बातें हो रही है, कहते हैं वो तीसरा गनमैन था नहीं था, पुलिस कह रही है वहां की लगता तो नहीं था, बट कुछ कह नहीं सकते, कंफर्म कि नहीं था। अगर वो गनमैन है तो अब भी फ्री है। दूसरा, जापान का मैंने प्रेडिक्शन किया था, कनाडा का मैं कर रहा हूँ, कनाडा में भी अटैक हो सकता है। भारत में तो रोज ही अटैक होता है और हमारे फोर्सेस उसको रोज ही निपटाते हैं। तो मतलब ऐसा कहीं ना कहीं आईसीस का सर फिर से उभरा है, कहीं ना कहीं इत्तेफादा, ग्लोबल इत्तेफादा फिर दिख रहा है और एक कोऑर्डिनेटेड वर्क दिख रहा है। तो उसके फलस्वरूप आप कह सकते हैं कि भारत में भी कुछ ना कुछ हो सकता है। वी कैन नॉट रूल आउट एनी। हम यही परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कुछ ना हो, ऐसा मतलब नहीं कुछ हो नहीं सकता। जी नेक्स्ट, जय सुमित जी, क्या रशिया आउटले पुतिन? डिफिकल्ट क्वेश्चन। दे मस्ट हैव समथिंग इन बैकअप, बट कोई पब्लिकली में है नहीं। देखिए इन कंट्रियों में कोई भी ऑप्शन पब्लिकली कभी रखा ही नहीं जाता। पुतिन इज अ वेरी स्मार्ट मैन और हम प्रभु से कामना करेंगे उनकी लंबी कम से कम 10-20 साल तो भी उनको एज उम्र दे। नेक्स्ट, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। संपत जी कैसे हैं आप? World respects only strength, not diplomacy. Why we are too much rely on diplomacy? First thing for India citizens is think from world, खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। Your religion aspects. देखिए मैं मानता हूं कि हम डिप्लोमेसी के ऊपर कुछ ज्यादा रिलाई करते हैं। मैं ये भी मानता हूं कि डिप्लोमेसी की एक लिमिटेशन है, तो इंडियन डिप्लोमेसी इज फैंटास्टिकली वेल, बट कुछ चीजें ऐसी जो डिप्लोमेटिकली ठीक नहीं होती, जिनका और कुछ समाधान करना पड़ेगा। कुछ चीजें खुद से ठीक करनी पड़ेगी, करवानी पड़ेगी। एंड रिजल्ट इज व्हाट मैटर्स। नेक्स्ट, जय श्री राम सर। राधे राधे गुरमीत जी, कैसे आप? जय सिया राम, जय सिया राम जी, जय श्री राम जी। थैंक यू सांगवान साहब। मिनी जी, जय श्री राम, कैसे आप? नमस्कार चौधरी साहब, कैसे हैं? ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। राधे गोविंद जी, कैसे आप? राधे राधे जी, कैसे सतीश मिश्रा जी? मित्रों, इसी के साथ हमारा सायंकालीन आज का अधिवेशन समाप्ति की ओर जा रहा है। मैं फिर निवेदन करूंगा, अगर लाइक का बटन नहीं दबाया तो दबाइएगा और भारत विचार को जरा आगे बढ़ने में मदद कीजिएगा। इसी के साथ अभी आज के लिए मैं आपसे आज्ञा लूंगा और आपसे फिर मिलेंगे कल। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो लाइव में आएंगे छोटे से, नहीं तो सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।